आदाब, मैं मोहम्मद फैसल और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। दोस्तों, मीडिया को किसी भी डेमोक्रेसी का या लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है, जब तक कि वो किसी का भोंपू ना बन जाए। दोस्तों, आज हिंदुस्तान में मीडिया की सबसे ज़्यादा हालत ख़राब है। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरीके से जो भारत का मीडिया है, मेन स्ट्रीम मीडिया है, वो किस तरीके से सत्ता में बैठे लोगों का भोंपू बनकर रह गया है। पिछले कई दिनों से ऐसे कई मामलात में हमने देखा कि मेन स्ट्रीम मीडिया ने सरकार से, सत्ता में बैठे लोगों से सवाल करने की बजाय ओपोजिशन से या मजदूरों से या जो आंदोलन कर रहे हैं उन लोगों से सवाल किए। ये बताता है कि किस तरीके से आज मीडिया पूरी तरीके से सत्ता पक्ष के हाथों की कठपुतली बनकर रह गया है। दोस्तों, इसके पीछे दो ही वजह होती है। या तो जो मीडिया है, या तो वो सत्ता में बैठे लोगों से डरता है, या फिर उसके सामने इतनी बड़ी हड्डी फेंक दी गई है कि वो दुम हिलाने पर मजबूर है। अब दोस्तों, पिछले कई दिनों से हालात बदलने लगे हैं। हमने देखा जब से पालघर लिंचिंग मामला हुआ था, उसमें अर्नब गोस्वामी ने जो सोनिया गांधी पे एलिगेशन लगाए, उनका दावा किया कि उन्होंने इटली फ़ोन करके खुशखबरी दी होगी कि किस तरीके से जहाँ पे उनकी सरकार है वहाँ पर 2 साधुओं को मार दिया गया। उसके बाद से जो एक्शन चालू हुआ है, मुंबई पुलिस ने जो एक्शन लिया है, उनके खिलाफ एफआईआर करी और फिर उनको पूछताछ के लिए 12 घंटे तक थाने में पूछताछ के लिए बैठाए रखा। उसके बाद से कहीं ना कहीं सूरत हाल बदली है और जो बड़े बड़े मीडिया एंकर्स हैं, जो दुम हिलाते हैं, जो सरकार के भोंपू हैं, उनकी भी बारी आनी चालू हो गई। उसके बाद हमने देखा कि किस तरीके से अमीश देवगन ने जब मुंबई के बांद्रा में मजदूर जमा हुए थे, किस तरीके से न्यूज़ 18 पर अमीश देवगन ने फर्जी खबरें चलाई, जिसको लेकर वहाँ के कुछ मुंबई की एनजीओज जो सोशल वेलफेयर का काम करती है, उन्होंने अमीश देवगन के खिलाफ झूठी खबरें चलाने की एफआईआर की, जिसके बाद उन पर भी कार्रवाई हुई। दोस्तों, इसके बाद फिर सुधीर चौधरी के खिलाफ केरला में एफआईआर हुई और ये एफआईआर तो गैर जमानती एफआईआर हुई केरला में, जिससे सुधीर चौधरी और जो मीडिया है, जो सरकार का भोंपू बना हुआ है, उनमें एक बौखलाहट सी आ गई कि ये किस तरीके से हम लोगों को काबू करने की कोशिश कर सकते हैं, जबकि हम जो सत्ता में बैठे हैं, हम उनके गुलाम हैं। हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं होगा। हालांकि किसी भी डेमोक्रेसी में या खासकर भारत में संविधान या उससे ऊपर कोई नहीं हो सकता। अब ये लोग एक्सप्रेशन ऑफ फ्रीडम के लिए रो रहे हैं कि क्या मीडिया को बोलने की आज़ादी नहीं है, जब इनके ऊपर लगातार एफआईआर होने लगी है, जब इन्होंने गंद मचाना चालू कर दिया, उसके बाद कोई ना कोई सूरत हाल तो निकलनी थी। और वो सूरत हाल इस सूरत में निकली कि इन लोगों के ऊपर झूठी खबरें फैलाने पर एफआईआर होने लगी। अब जो सरकारें हैं, राज्य सरकारें खासकर, उनको समझ आने लगा है कि इन लोगों को काबू करने का सिर्फ एक तरीका है कि इन पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। दोस्तों, अर्नब गोस्वामी पे पिछले 2 दिन पहले एक महाराष्ट्र की एक महिला ने वीडियो जारी करके उन पे एलिगेशन लगाए हैं। पुन्हा एकदा विनंती करते कि इंडिया, ऑल सिटीजन्स ऑफ इंडिया and also all human beings all over the world stand with me and give justice to me, and if anything happens to me and my daughter, solely Mr. Arnab Goswami and also Mr. Anil Paraskar and Varade will be responsible for it. Suresh Varade. Thank you so much for your listening me and bearing me for 2 minutes. Thank you so much. मामला 2018 का है, जब अर्नब गोस्वामी की वजह से उनकी पति और उनकी मां ने सुसाइड कर लिया था और सुसाइड नोट में अर्नब गोस्वामी और दीगर 2 लोगों का भी नाम मौजूद था। इसके बाद महाराष्ट्र कांग्रेस ने ट्विटर हैंडल से वो वीडियो जारी किया, जिसके बाद रिपब्लिक टीवी ने बाकायदे एक लंबे चौड़े पन्ने पे उसकी वजाहत करी है और उसकी चीज़ें बताई है कि ये एक पुराना केस है और 2018 में ही ये केस बंद हो चुका है। तो दोस्तों,
समाज में अगर भाईचारा बनाना है और कानून व्यवस्था को बनाए रखना है तो इस तरीके की जो नॉन बीजेपी सरकार है जो दूसरे स्टेट में है, उनको चाहिए कि वो कड़ी से कड़ी इनके ऊपर कार्रवाई करे। कोई भी हो जो इस तरह की फेक न्यूज़ और समाज में सांप्रदायिकता फैलाने का काम कर रहा है, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। साथियों, इसके बाद कल से जब देखा, आपने भी देखा होगा, डीएनए में सुधीर चौधरी एकदम भौखलाए हुए हैं। उनके खिलाफ गैर जमानती एफआईआर जो हुई है उसके बाद वो एकदम भौखला गए हैं कि ये किस तरीके से हमारे ऊपर इतनी बड़ी कार्रवाई कर सकते हैं। कल उन्होंने डीएनए में जिस तरीके से दिखाया कि देश उनके साथ है और नेता उनके साथ है, उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कौन सा देश और कौन से नेता उनके साथ है। दोस्तों, पूरे डीएनए में जितने भी उनके सपोर्ट में थे या प्रेस की आज़ादी को लेकर उनके साथ दिखे, वो सिर्फ बीजेपी से ताल्लुक़ रखते थे या आरएसएस से। दोस्तों, नफ़रत कितनी भी बड़ी हो, चाहे कितनी भी साजिशों से चली आ रही हो, लेकिन ये चीज़ें एक न एक दिन ख़त्म होने आती है और सच्चाई का बोलबाला होता है। आज संविधान की जीत हुई कि इन लोगों पर जो झूठी खबरें फैलाते हैं और एक समुदाय को, मुसलमानों को, दलितों को, ओबीसी को, इनको टारगेट करते हैं और समाज में नफ़रत फैलाने का काम करते हैं, आखिरकार इनको अपने अंजाम तक पहुंचाने में संविधान कारगर साबित हुआ। दोस्तों, जब से निजामुद्दीन का मामला सामने आया था, उसके बाद से तमाम चैनलों पर तबलीगी जमात को इसके जिम्मेदार ठहराया गया और ख़ासकर अमीश देवगन के आर पार वाले शो में वहाँ पर डॉक्टर्ड वीडियोस भी चलाई गई मौलाना साद की, ऑडियो क्लिप भी चलाई गई मौलाना साद की, कि जिसमें वो कहते हुए सुनाई दे रहे हैं कि जो सोशल डिस्टेंसिंग का जो जमात के लोग हैं उनको पालन नहीं करना है। इस तरह की तमाम ऑडियो क्लिप वहाँ पर चलाई गई और पूरी तरीके से तबलीगी जमात को बदनाम करा और एक बड़ी साजिश में उनको मुब्तला करा। लेकिन सच्चाई कभी छुपती नहीं है, वो कभी ना कभी सामने आ जाती है। आज ही इंडियन एक्सप्रेस में रिपोर्ट छपी है कि जो वो ऑडियो क्लिप थी वो किस तरीके से डॉक्टर्ड ऑडियो क्लिप थी, ये दिल्ली पुलिस ने खुद माना है और सजेस्ट किया है कि इसकी फोरेंसिक जांच हो, क्योंकि उसमें कई तरह की ऑडियो, 3-4 ऑडियो को मर्ज करके लगाया गया है। उसमें मौलाना साद की कोई ऑडियो क्लिप ज़ाहिरी तौर पर नहीं दिखी। तो इस तरह की जितनी भी फर्जी खबरें चलाई गई थी और जो बदनाम करने की कोशिश की गई थी, उन चीज़ों से अब पर्दा उठने लगा है। और मैं तो जो मुस्लिम समुदाय है या तबलीगी जमात के जिम्मेदारान हैं, मैं तो उनसे गुजारिश करूंगा, जो पिछले कई दिनों में जो तबलीगी जमात की या मुस्लिम समुदाय की जो छवि खराब हुई है, वो उसको लेकर इन बड़े बड़े चैनलों पे जिन्होंने जहर उगला है और समाज में सांप्रदायिकता फैलाई है, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराएं हर शहर में, हर राज्य में, हर स्टेट में, ताकि इन लोगों को पता चले कि नफ़रत चाहे कितनी बड़ी हो, कितनी ताकतवर हो, लेकिन वो प्यार मोहब्बत के आगे हार जाती है। झूठ चाहे कितना बड़ा हो, कितना ही पावरफुल हो, चाहे वो सत्ता में बैठा हो, लेकिन सच्चाई के आगे उसको झुकना पड़ता है। तभी ये लोग कंट्रोल में आएंगे। इस तरह की कार्रवाई करनी ज़रूरी है, नहीं तो समाज में जिस तरीके से ये जहर घोलने का काम कर रहे हैं, तो वो दिन दूर नहीं जब समाज में भाईचारा बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा और अब एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाएंगे। तो दोस्तों, ये इस तरह की जो मीडिया का प्रोपेगेंडा था वो अब खुल के सामने आने लगा है और इन पर कार्रवाई भी होने लगी है। और जो राज्य सरकारें वो अच्छी तरह समझ रही है कि इन लोगों को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, और वो लगातार अपने अपने स्टेट में एफआईआर कर रही है। अभी तो 3 बड़े जो एंकर हैं, जो चैनल्स हैं, उनके खिलाफ ये कार्रवाई हुई है। और इस तरह का अगर कोई भी हो, चाहे कोई भी हो, हम चाहे नेशनल दस्तक अगर ऐसा काम करता है जो हेट स्पीच या समुदाय में नफ़रत की बात करता है, उसके खिलाफ संवैधानिक तौर पर कार्रवाई होनी चाहिए और यकीनन उसको सज़ा मिलनी चाहिए। दोस्तों, हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी अपनी राय ज़रूर दें और ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए नेशनल दस्तक के साथ। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।